तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर एपी होती क्या है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 सीरीज़ लिखी हुई हैं और हमें ये डिसाइड करना होगा कि इन तीनों में से कौन सी को हम एपी कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले इस वाली सीरीज़ को देखिए। ये सीरीज़ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं 1, 6, 8, 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीरीज़ लिखी हुई है। तो अगर हम देखें कि 1 में 5 प्लस करके 6 आया होगा, लेकिन 6 में 2 प्लस करके क्या आया होगा, 8 आया होगा। यानी कि यहाँ पर हमने +5 किया था और यहाँ पर हमने +2 कर रखा है। और इसी तरह से आगे हमने 8 में 2 प्लस किया तो 10 आया और 10 में 2 प्लस किया तो 12 आया, 12 में 2 प्लस किया 14 आया, लेकिन 14 में 5 प्लस करने से क्या आया, 9 आया। तो अलग अलग चीज़ें हम प्लस कर रहे हैं, कभी 5 प्लस कर रहे हैं, कभी 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाली सीरीज़ को देखो यार। 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आएगा, फिर +2 करेंगे 6 आएगा, फिर +2 करेंगे 8 आएगा और फिर +2 करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पर हमेशा इक्वल चीज़ें ऐड हो रही हैं। इसको देखिए ज़रा, यहाँ पर भी +2 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर +2 करेंगे 5 आ जाएगा और इसी तरीके से आगे के नंबर्स भी आएंगे। तो इक्वल चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करते हुए जा रहे हैं। इसको बेहतर समझने के लिए मैंने 2 सीरीज़ और लिख दी हैं यहाँ पर। इस सीरीज़ को देखिए ज़रा ध्यान से। 5 में 5 प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 में 5 प्लस करेंगे 15 आएगा और 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20 आएगा और 20 में 5 प्लस करने से 25 आएगा। लेकिन इस सीरीज़ को देखो ज़रा नीचे वाली को। 1 में 5 प्लस करा तो 6 आया और 6 में कितना प्लस करेंगे कि 13 आ जाए। हाँ ठीक बताया, 7 प्लस करेंगे और 13 में कितना प्लस करेंगे कि 17 आ जाए, 4। तो अभी अगर हमें ये पता लगाना हो कि इन सब सीरीज़ में से कौन सी सीरीज़ को हम एपी कह सकते हैं, तो हम एक तो इस वाली सीरीज़ को एपी कह सकते हैं, इसके नीचे वाली सीरीज़ को भी एपी कहा जा सकता है, इसको भी एपी कहा जा सकता है। लेकिन वो जो सबसे टॉप पर है और सबसे बॉटम पर है, जो नीचे है यहाँ पर, इन दोनों को हम एपी नहीं कह सकते। तो हम एक ऐसी सीरीज़ को एपी कह सकते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऐड हो के आगे की जो टर्म्स हैं वो आ रही होंगी। अब मान लो कि यहाँ पे पहले 5 प्लस हो रहा था, लेकिन उसके बाद 2 प्लस हुआ, मतलब अलग अलग नंबर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर सेम नंबर प्लस हो रहे हैं, इधर भी सेम नंबर प्लस हो रहे हैं, लेकिन सबसे लास्ट वाले में अलग अलग नंबर प्लस हो रहे हैं। तो अगर सेम नंबर प्लस करके अगली टर्म आ रही है, नई टर्म आ रही है, तो हम उस सीरीज़ को एपी कह सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो हम उस सीरीज़ को क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तो ये जो 3 सीरीज़ हमें दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर जो डिफरेंस है 2 नंबर के बीच का, वो हमेशा क्या बना रहता है, सेम बना रहता है। इसलिए ये जो बीच की 3 सीरीज़ हैं इनको एपी कहा जा सकता है। लेकिन सबसे ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में वो डिफरेंस सेम बना हुआ नहीं रहता, इसलिए हम उन दोनों को एपी नहीं कह सकते। अब आप इजीली पहचान सकते हैं कि जो सीरीज़ आपको दी गई है वो एपी है या फिर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एपी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हमें लेनी है। तो अगले पेज पर मैंने एक एपी लिखी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एपी की जो सबसे पहली टर्म होती है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ए लिखेंगे उसको हमेशा। और इन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, इधर भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, आगे भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, हर जगह पर सेम डिफरेंस है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से और कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। फिर से समझ लीजिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या कहा जाएगा, उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। इसके अलावा इस एपी की किसी भी टर्म को, जैसे ये टर्म है या कोई और टर्म भी है पूरे में आगे जाके, किसी भी टर्म को आप ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो ए एन होगा वो एपी की किसी भी टर्म को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। बस आपको एन की जगह उस टर्म का नंबर डालना पड़ेगा। जैसे कि ये है 1 2 3 4 5, ये 5वीं टर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A5 लिख सकते हैं। A5 = 9। इसी तरह से A3 को क्या लिखा जाएगा, तीसरी टर्म 1 2 3, यानी कि A3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो ए एन जो है वो ए पी की किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम एन की जगह 1 रख देंगे तो ए बन जाएगा, और इस तरह से पहली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। ए एन ए पी की किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है, और यहाँ पे ये जो एन लिखा हुआ है ये उस टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो स्मॉल एन यहाँ पर आप देख रहे हैं बना हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर और ऑर्डर ऑफ गिवन टर्म। जो भी आपको टर्म दी गई है उसका नंबर क्या पड़ेगा ए पी के अंदर, वो 100वें नंबर पर आएगी या 50वें नंबर पर आएगी, ये रिप्रेजेंट किससे होगा, एन से। तो ये 4 चीज़ें किसी भी ए पी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ए पी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और यहाँ पर एन जो है, एन उस टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि वो कौन से नंबर की टर्म है, वो 5वें नंबर की टर्म है या 10वें नंबर की टर्म है या 20वें नंबर की टर्म है। और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हम सवाल करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें हमें क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर लिखी हुई चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। अब जैसे ये 3 है तो इस 3 को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, क्योंकि ये ए पी की पहली टर्म है। इसके अलावा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो हमेशा जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो -2 में से माइनस करेंगे हम किसको, 3 को, तो कितना आ जाएगा, -5। इसी तरह से आप -7 में से -2 को भी माइनस कर सकते हैं। तो -7 में से माइनस करेंगे अगर हम -2 को, तो -7 माइनस +2 यानी कि कितना आ जाएगा, -5। हमेशा ये क्या आएगा, इक्वली आएगा अगर दी गई सीरीज़ ए पी है तो। इसी तरह से -12 में से -7 को जब करेंगे माइनस, तो भी -5 ही आएगा। ए और डी निकल चुके हैं। इसके अलावा ये जो -12 है इसको हम ए पी की कौन सी टर्म कह सकते हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A4 से, और n जो है वो इस टर्म का क्या है, नंबर है। तो ऊपर जो 4 चीज़ें हमने उनको क्लियर कर लिया। फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का उसे D से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी टर्म को हम A n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और n जो होता है वो उस टर्म के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन ए पी एंड वाई। आगे अलग अलग सिचुएशन हमें दी जा रही हैं, और हर एक सिचुएशन में हमें ये डिसाइड करना है कि ये सिचुएशन जो है इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे वो एक ए पी बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है वो टैक्सी फेयर के बारे में है। टैक्सी का जो किराया होता है उसके बारे में है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 15 रुपये है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप चलते हैं उसके लिए 8 रुपये उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लो कि हमें अगर 1 किलोमीटर ही जाना है सिर्फ, तो हमें सिर्फ देने पड़ेंगे 15 रुपीज़, क्योंकि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए 15 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम 2 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 2 किलोमीटर के लिए 15 तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपये हैं, और जो एक और किलोमीटर इसके अंदर है उसके लिए हमें देने पड़ेंगे 8 रुपीज़। तो टोटल जो फेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से मान लो कि हमें 3 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर के 15 रुपये हो गए, उसके बाद दूसरा जो किलोमीटर था उसके लिए 8 रुपये, और तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपये जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो कुल किराया बनेगा टैक्सी का वो देखिए कितना बनेगा, 31 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मान लो कि हमें जाना है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर के लिए 15 रुपये पहले किलोमीटर के हो गए, उसके बाद 8 रुपये हर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल फेयर बनेगा तो वो बन जाएगा ₹39 4 किलोमीटर के। ऐसे ही हम कितने भी किलोमीटर का निकाल सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टैक्सी फेयर है इसने एक AP फॉर्म की है या नहीं की है।
तो इसकी सबसे पहली जो टर्म आई है टैक्सी फेयर की वो आई है 15, उसके बाद वाली टर्म है 23, उसके बाद 31 है, और ऐसे ही करते हुए आगे 39 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 23 और 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं 31 और 23 के बीच का, तो 31 माइनस 23, 11 में से 3 गया तो क्या बचा, 8। और आगे भी ये डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो नंबर्स हैं सारे ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एपी बना रहे हैं। तो लास्ट में हमने उसका रीज़न लिख दिया है कि बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो दीज नंबर फॉर्म्स एन एपी। कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है ना सबके बीच का वो सेम आ रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और पार्ट देखते हैं। अब बड़े ध्यान से हमें सेकंड पार्ट को समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, इसलिए पूरा फोकस करिएगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मतलब यह है कि एक सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर उस समय प्रेजेंट होती है तो वैक्यूम पंप उसकी 1/4 एयर क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। उसके बाद जो बची हुई एयर है हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमें जो सिलेंडर दिया गया है चाहे वो किसी भी तरह का हो या कितना भी बड़ा हो, तो हम ये मान लेते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर शुरुआत में जो एयर प्रेजेंट थी वो कितनी थी, x यूनिट्स थी। ठीक है, x यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x यूनिट। शुरुआत में मान लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर x यूनिट एयर प्रेजेंट थी। अब हमने यहाँ पे लगे हुए वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिया है तो हवा बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। और वैक्यूम पंप कितनी हवा बाहर निकाल देगा, जितनी इसमें प्रेजेंट है उसकी 1/4 एयर। तो हमने यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखा कि रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर आफ्टर यूजिंग द पंप। पंप को यूज़ करने के बाद जो हवा बचेगी तो पहले x थी और पंप निकाल देगा उसका 1/4 यानी कि x/4। तो जब हम इसको निकालेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस x, और 4x में से x जाके क्या बचेगा, 3/4x बचेगा। अब इतनी हवा सिलेंडर के अंदर बची हुई है। अब ये जो हवा बची है अगली बार फिर वैक्यूम पंप इसका 1/4 क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो हमने स्टेटमेंट लिखा कि रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर आफ्टर यूजिंग पंप सेकेंड टाइम। पंप को दूसरी बार जब इस्तेमाल करेंगे तो कितनी हवा सिलेंडर में बचेगी। देखिए अब सिलेंडर के अंदर इतनी एयर बची हुई है। अब जब पंप को दोबारा से चलाएंगे तो जो एयर बची है उसका 1/4 वो फिर से निकाल देगा, यानी कि 1/4 ऑफ जो एयर बची हुई थी उसका। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3/4x माइनस 3/16x, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा 16 और 4 4 जा 16 तो 4 3 जा 12x माइनस 3x, तो बचेगा 8x/16। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, बचेगा 9x/16। अब सिलेंडर में इतनी हवा बची हुई है। अब वैक्यूम पंप तीसरी बार स्टार्ट करेंगे तो जितनी हवा बची है उसका 1/4 फिर से निकल जाएगा। देखते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर मैंने लिख दिया कि रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप इज यूज्ड थर्ड टाइम। जब तीसरी बार वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे तो कितनी हवा बचेगी। तो अभी पिछली बार देखिए हवा कितनी बची थी, 9x/16 बची थी। तो 9x/16 में से कितनी एयर बाहर निकलेगी, जितनी भी प्रेजेंट है इस समय उसका 1/4। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जितनी एयर उस समय प्रेजेंट होगी उसी का 1/4 ये पंप बाहर निकालेगा। बड़े काम का पंप है। तो 9x/16 माइनस 9x/64। इस बार हम थोड़ा आसान बनाने के लिए 9x को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 1/16 माइनस 1/64। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 9x 64 एलसीएम आ गया, 16 4 जा 64 माइनस 1 यानी कि 9x इंटू 3/64 और 9 3 जा 27/64x आ जाएगा। अब हमें ये जो इस तरह के नंबर्स मिल रहे हैं तो इनको हम एक सही ऑर्डर में लिख देते हैं। ज़रा
पहला जो नंबर हमें मिला था, सबसे पहले हवा कितनी थी सिलेंडर के अंदर, x यूनिट थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर एयर कितनी थी सिलेंडर में, 3/4x यूनिट्स। उसके बाद कितनी एयर थी, 9x/16, 9x/16। वैसे तो हमारे लिए 3 टर्म निकालना ही काफ़ी होता, इसको ज़रूरत नहीं थी निकालने की, लेकिन फिर भी निकाल दिया था हमने। 27/16x, सॉरी ये 64 है। अब इसको अगले पेज पर ले जाकर ये डिसाइड करते हैं कि ये जो सीक्वेंस यहाँ पर बना हुआ है और आगे भी इस तरह की टर्म आएंगी, तो ये सब मिलके एक एपी बना भी रहे हैं या फिर नहीं बना रहे। तो सारे नंबर्स अगले पेज पर लिखे जा चुके हैं। हमें डिसाइड करना है कि ये सीक्वेंस एपी बना रहा है या फिर नहीं बना रहा। सबसे पहले यहाँ पर हम डी निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 3/4x में से x माइनस करना है हमें, तो सबसे पहले हम x तो निकाल देते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 3/4 माइनस 1। इसके बाद x ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम जो कि 4 आ जाएगा। 3 ऐसे ही रहेगा, 4 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x इंटू 4 में से 3 गया तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। तो हमें जो नंबर मिला वो मिला माइनस का x/4, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया। अब तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करते हैं, देखते हैं कि क्या इस बार भी सेम ही आएगा, और अगर सेम आ गया तो फिर इसमें से इसको भी माइनस करके देखेंगे। कम से कम 3 डी हम निकाल के देखेंगे। यहाँ पर फिर से हम ऊपर से 3 भी कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद अंदर देखिए क्या बचेगा, 3x जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 3 रह जाएगा अपॉन 16। यहाँ से 3x कॉमन रह जाएगा तो 1 बचेगा 1/4। इसके बाद 3x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाएगा 16 और 3 ऐसे ही, 4 4 जा 16, तो 3x इंटू 4 में से 3 गया तो माइनस का 1/16, और हमें जो फाइनल नंबर मिला है वो है माइनस का 3x/16। तो देखिए पिछली बार जो d मिला था वो माइनस का x/4 था, इस बार जो d मिला है वो माइनस का 3x/16 है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जो हमने d निकाला था x/4 वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है अगले वाले d के, यानी कि माइनस 3x/16 के। और अगर ये AP होती तो हर जगह पर निकलने वाला जो d होता है यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता, सेम होता। तो अभी हमने देखा कि जो यहाँ पर निकला डिफरेंस, उसके अलग डिफरेंस जो है वो आगे इन दोनों के बीच निकला। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दी गई सीरीज़ है ये एक AP नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। AP की पहली 4 टर्म लिखनी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी हमें दे रखा है, तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। देखिए एक तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि पहली टर्म लिख दो, उसके बाद इसमें d प्लस करते चले जाओ। इसमें जब 10 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, फिर 10 प्लस करेंगे तो 30 आएगा, फिर 10 प्लस करेंगे तो 40 आएगा, और ऐसे बड़े आराम से हमने लिख दिया। दूसरा तरीका यह है कि इन सारी टर्म्स को ना निकाल के दिखाओ। जैसे पहली टर्म तो ठीक है, चलो वो लिखी हुई है, लेकिन दूसरी टर्म जो होगी A2 वो कैसे आएगी, जो पहली टर्म है उसमें d प्लस करके आएगी। तो पहली टर्म थी 10, उसमें d प्लस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 20। तीसरी टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे A2 को हमने a प्लस d लिखा है, ऐसे ही A3 को लिखेंगे हम a प्लस 2d। तो a की जगह क्या आएगा 10, 2 और d की जगह भी 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 30। तो इस तरह से हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे नोटिस की है वो ये है, A3 को हमने क्या लिखा है a प्लस 2d। तो ऐसे ही मान लो कि अगर A11 होगा तो उसे हम लिखेंगे a प्लस 10d। ऐसे ही मान लो A100 हुआ तो हम उसे लिखेंगे a प्लस 99d, ठीक है। और ऐसे ही अगर हुआ A99 तो उसे हम लिखेंगे a प्लस 98d। तो इस तरह से ना बड़ी आसानी से कोई सी भी टर्म को फाइंड किया जा सकता है, और इस तरह से आप इसके बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनको भी इजीली कर सकते हैं। आप पहली टर्म लिखिएगा, फिर उसमें d प्लस करके दूसरी आ जाएगी, फिर उसमें या तो d प्लस करते चले जाना या फिर इस चीज़ का इस्तेमाल करना। अगर तुम्हें तीसरी टर्म निकालनी है तो लिखना a प्लस 2d और d यहाँ पे रख के उसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना आराम से।
आगे बढ़ते हैं। एक और आसान सवाल हमारे सामने लिखा है, कहता है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म लिखो और साथ में कॉमन डिफरेंस भी लिखो। तो हमें पर दिख रहा है साफ कि जो पहली टर्म है जो वो है क्या 1/3। और रही बात कॉमन डिफरेंस की, तो उसके लिए हम इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, बात एक ही है। तो 5/3 में से माइनस करेंगे 1/3 को, तो ये आ जाएगा 5 - 1/3 एलसीएम लेने के बाद, जो कि होगा 4/3 के इक्वल। तो इस तरह से बड़ी आसानी से फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है और कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। बाकी बचे हुए पार्ट्स आप खुद ही निपटा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि विच आर द एपीज, इनमें से कौन सी एपी है। आगे इसके बाद बहुत सारे पार्ट हैं, करीब 15 पार्ट हैं, और उन 15 में से मतलब सबको देखना है और ये डिसाइड करना है कि जो दे रखी है सीरीज वो एक एपी है या फिर नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर तुम्हें पता लग जाए कि वो एक एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालो और राइट द 3 मोर टर्म, और 3 टर्म और लिखनी है। जैसे इसमें 4 टर्म लिखी है ना, तो 3 और एक्स्ट्रा टर्म इसके अंदर हमें लिखनी है। तो सबसे पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो डी निकालना होता है उसके लिए। किसी भी सीरीज़ का अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो एपी है या फिर नहीं है, तो सीधा डी निकालना शुरू कर दें। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। लेकिन खाली इतने से डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह पर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब 8 में से 4 को माइनस कर दो तो 8 में से 4 जाके 4 बचेगा। उसके बाद 16 में से 8 माइनस करो, 16 - 8 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है, आगे 4 आ रहा है, आगे 8 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये एपी नहीं है। इसके बाद मैंने 12वां पार्ट ले लिया है, बाकी सारे आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप उनको खुद करके देखेंगे क्योंकि काफ़ी आसान है। तो इसमें भी हमें डिसाइड करना है कि ये एक एपी है या फिर नहीं है। तो डी निकालना शुरू करते हैं। √8 में से √2 को माइनस करना पड़ेगा। √8 माइनस √2। तो अब ऐसे तो माइनस हो नहीं सकता कि इसमें से इसको माइनस करके मैं √6 लिख दूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ये जो √8 है ना, इसको हम लिखते हैं 2√2 और माइनस √2। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते कि √8 को ऐसे कैसे लिख दिया। तो वो लोग यहाँ पे देखिए ज़रा, √8 को हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2। उसके बाद पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा इस तरह से। तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, सिंगल बन के, तो 2√2 आ जाता है। तो अभी 2x में से अगर 1x माइनस करेंगे तो 1x रह जाएगा। 2x में से 1x माइनस करेंगे तो 1x रह जाएगा। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 रह जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब यहाँ से ये माइनस हो गया, तो अब इसमें से इसको माइनस करो। √18 में से माइनस किया जाएगा √8 को। √18 जो होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं 3√2, और √8 को 2√2 लिख सकते हैं, अभी बताया था। √18 का भी बता देता हूँ, देखो √18 को लिखेंगे √3 × 3 × 2। तो 3 का पेयर बना, 2 का नहीं बना तो अंदर ही रहेगा। तो 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब इसे और चेक कर लेते हैं, √32 माइनस √18। तो ये √32 है ना, इसको लिखा जाएगा 4√2 इसी तरह से। और माइनस √18 को क्या लिखेंगे 3√2, अभी सीखा था। फिर से क्या आ गया हमारे पास √2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एपी है। तो एपी तो ये हो गई। अब हमें ये कहा गया था कि अगर कोई सीक्वेंस एपी हो तो उसका एक तो कॉमन डिफरेंस लिखो। तो कॉमन डिफरेंस तो दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है उसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और आगे की 3 टर्म और लिखनी है। तो 3 टर्म देखिए आगे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, तो हमें 5वीं टर्म लिखनी है, यानी कि A5। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था A5 के लिए क्या लिखेंगे, A+4D। A की जगह क्या आएगा, √2 आ जाएगा, 4, और D की जगह भी क्या आ जाएगा, √2। तो कुल मिला के कितना हो गया 5√2। ये हो गई 5वीं टर्म जो यहाँ पे आएगी। इसके बाद 6ठी टर्म आएगी, उसके लिए लिखना A6 A+5D। उसके बाद
ए की जगह पर क्या रखेंगे हम, √2, 5 और डी की जगह पे क्या रखेंगे, √2। तो कितना हो गया, 6√2। तो ऐसे मैंने 2 टर्म निकाल के दिखा दी हैं, एक और निकालनी है और बस 3 ही टर्म यहाँ पर हमें निकाल के दिखानी है। तो हमारा सवाल ये था कि पहले तो डिसाइड करो कि दिया गया सीक्वेंस एक एपी है या नहीं। तो डी निकाल के हमने देखा कि बराबर आया, तो इसका मतलब ये है कि एपी है। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया, कितना है, √2। और 3 टर्म और निकाल के दिखाओ। तो 3 टर्म इसके आगे की क्या आएंगी, 1 2 3 4 तो हो गई, 5वीं टर्म निकालनी है तो निकाल दी, 6ठी निकालनी है तो निकाल दी, ऐसे ही 7वीं भी आप खुद से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हुई और इसको पढ़ के हमने ये जाना कि किसी भी सीक्वेंस को एपी कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।